नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो इस जोश को बरकरार बनाए रखना और मेरे साथ में जर्नल साइंस को एंजॉय करते रहना। देखिए, स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जर्नल साइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीईटी के अंदर जर्नल साइंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत से क्वेश्चन आएंगे वहां पर जर्नल साइंस के, जो आपका सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिए आप और एंजॉय करिए जर्नल साइंस को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, जिसे अपन अगर शुद्ध देसी भाषा में कहे तो खून भी कहते हैं। खून के बारे में अपन ने पढ़ा था। रक्त भी कहते हैं इसे, रुधिर भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि ब्लड में दो भाग होते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है या जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस भाग होता है उसे रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। रुधिर कणिकाएं और कोशिकाएं भी तीन प्रकार की होती है: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। वो सब कुछ तो हो गया था, लेकिन आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता हो कि आज जो हम पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, एक या दो क्वेश्चन। और जो हम पढ़ रहे हैं वो सीईटी के लिए ही नहीं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एलडीसी हो, जहां पर भी जर्नल साइंस है वहां पर इस टॉपिक में से प्रश्न आ सकते हैं। तो पूरे ध्यान के साथ आप देखना इस वीडियो को, ठीक है। रजिस्टर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, तो इससे आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपन रक्त समूह के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? ये रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो, क्या होता था दोस्तों, पहले है ना, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के चोट लग गई तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि रक्त ज्यादा बह चुका है, पेशेंट के खून चढ़ाना पड़ेगा, रक्त चढ़ाना पड़ेगा, कहते हैं ना ऐसे। या कोई किसी की प्रेगनेंसी है, किसी फीमेल की, ठीक है, और सिजेरियन से अगर बेबी होने वाला है तो डॉक्टर साहब पहले ही क्या बोल देंगे? 2 यूनिट ब्लड मंगाकर रख लेना, क्योंकि ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। जो फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें ब्लड की कमी है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कहते हैं ना ऐसे, ठीक है। और दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि उस बंदे को ये वाली बीमारी है और उसे बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है। ये सब कुछ तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या होता था दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था, किसी का भी ब्लड किसी को भी चढ़ा देते थे। एक साइंटिस्ट ने तो क्या किया कि कुत्ते का ब्लड चढ़ा डाला इंसानों में। किसका ब्लड चढ़ा डाला? कुत्ते का ब्लड चढ़ा डाला, तो देखा कि उस इंसान की डेथ हो गई। फिर एक साइंटिस्ट ने क्या करा कि ह्यूमन के अंदर भेड़ के ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करा, तो देखा कि जब भी इंसान की डेथ हो गई, ठीक है। फिर बाद में देखा गया कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जब हम रक्त को डाल रहे हैं तो भी कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो तो जीवित बने रहते हैं और कुछ या तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं या कुछ की डेथ हो जाती है। क्यों? साइंटिस्टों के दिमाग में आया क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में उन्हें पता चला कि ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारे अंदर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है दोस्तों कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? इन सबको ही अपन ब्लड ग्रुप कहते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको याद करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। बस आप पूरे फोकस के साथ यहां देखिए। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में विभिन्न रक्त समूहों का वर्गीकरण किया। कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों 1901 के अंदर रक्त को विभिन्न समूहों में क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही सबसे पहले 1901 में बताया था कि रुधिर एक जैसा नहीं होता है, कि बल्कि किसी बंदे का रक्त तो ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में बताया था। लेकिन दोस्तों, आरबीएससी की जो 12th क्लास की जो बुक थी उसमें लिखा हुआ है 1900 कि भैया 12th क्लास में क्या लिखा हुआ है? 1900 में। तो कुछ बुक्स में तो मिलेगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रुधिर का समूहों में वर्गीकरण किया
और कुछ किताबों में आपको मिलेगा 1900 मिलेगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन में या तो वहां पर 1901 ही आएगा या 1900 आएगा। तो आप 1901 हो तो 1901 को टिक कर देना, ठीक है। अगर 1900 हो तो 1900 को टिक कर देना। बस ये ध्यान रखना कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया। और इन्होंने रक्त का वर्गीकरण किस आधार पर किया, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इन्होंने रक्त का वर्गीकरण किस आधार पर किया। बिल्कुल इजी बात है दोस्तों, आप देखिए जल्दी से ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि माना कि ये रक्त है, क्या है, माना कि ये, एक सेकेंड, माना कि ये रक्त है, क्या है, यह है माना कि रक्त है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक, इस रक्त के अंदर 3 टाइप की कणिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है आरबीसी, क्या होती है, यह रक्त है दोस्तों, खून है, ठीक है। इसमें जो तरल भाग है, इसमें जो ये तरल भाग है ना, ये तरल भाग, ये जो तरल है, इस तरल को तो अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरल भाग को तो अपन प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। और इस तरल प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। क्या होती है दूसरी, डब्ल्यूबीसी होती है। देखिए ये वाली कौन सी है, ये वाली है डब्ल्यूबीसी। और थोड़ी बहुत इसके अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये क्या है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। ये क्या है, ये क्या है, ये है डब्ल्यूबीसी है, ठीक है दोस्तों। अब कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सतह के ऊपर कुछ अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर कुछ क्या पाए जाते हैं, सतह पर कुछ अणु होते हैं। क्या होते हैं, कुछ अणु होते हैं। और ये अणु क्या हो सकते हैं, कोई प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, कोई क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। और इन्हीं को प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रतिजन कहते हैं। तो भैया रक्त होता है, रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की सतह पर कुछ अणु होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, और यही प्रतिजन कहलाते हैं। अब ये प्रतिजन पता है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ये प्रतिजन ए भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, प्रतिजन ए हो सकता है। प्रतिजन क्या हो सकता है, यहां पर एक सेकेंड, ये प्रतिजन हो सकता है, ए हो सकता है। प्रतिजन बी भी हो सकता है। जबकि कुछ लाल रुधिर कणिकाएं ऐसी है जिस पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। आई बात आपको समझ में, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या बताया इन्होंने ये बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर रक्त का वर्गीकरण कैसे किया, लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर किया। ये प्रतिजन कौन से हो सकते हैं, प्रतिजन ए और बी। अरे दोस्तों बिल्कुल इजी है, इधर आप देखो, मैं यही तो बता रहा हूं कि खून के अंदर ये है आरबीसी, ठीक है, माना कि ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये प्लेटलेट्स है। ये क्या है, आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी, और ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है, और ये प्लेटलेट्स है। पी मतलब प्लेटलेट्स है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि आरबीसी की सतह के ऊपर, आरबीसी की सतह के ऊपर ऐसे कुछ क्या पाए जाते हैं, ऐसे कुछ अणु पाए जाते हैं जिसे एंटीजन कहते हैं। माना कि एंटीजन ए हो सकता है। किसी बंदे की अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब मैं चलो दूसरा बंदे का बना देता हूं यहां पर। अब आप देखिए, हाँ, माना कि ये कोई सेकंड पर्सन है, ठीक है, वैसा का वैसा ही बना देते हैं अपन। ये उसकी आरबीसी,
ये WBC और ये प्लेटलेट्स। अब माना कि इसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन B पाया जा रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा। क्या होगा? इसका ब्लड ग्रुप B होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? A। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? B। अब अगर किसी की RBC के ऊपर, माना कि ये RBC है, आरबीसी के ऊपर क्या है? ये प्रतिजन। अरे आरबीसी के ऊपर कुछ अणु चिपके रहते हैं। क्या चिपके रहते हैं? कुछ अणु चिपके रहते हैं। ये देखिए अणु है, ठीक है। अगर यहां पर ए अणु पाया जा रहा है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी अणु पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप एक साथ पाए जा रहे हैं तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी अणु नहीं पाया जा रहा है, किसी टाइप का कोई अणु नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं, कोई भी प्रतिजन नहीं है, प्रतिजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, तो आप समझ लो ध्यानपूर्वक, इजी है बिल्कुल। क्या बताया इन्होंने? ठीक है, कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया और इन्होंने रक्त के वर्गीकरण का आधार किसे बनाया? लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण किया। ये प्रतिजन दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। ये प्रतिजन क्या होते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला कोई प्रोटीन या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट का अणु हो सकता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक आरएच नामक प्रतिजन भी पाया जा सकता है। ये प्रतिघन नहीं है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये प्रतिजन है। क्या है? ये है प्रतिजन है, प्रतिजन। ठीक है, आरएच नामक प्रतिजन क्या होता है? मैं एक अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए, इससे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आरएच प्रतिजन के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? तो आप तो ये समझ लो कि लाल रक्त कणिकाओं पर ये ए और बी के साथ साथ कुछ अदर प्रतिजन भी पाए जाते हैं जिसे आरएच नामक प्रतिजन कहते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कैसे भैया? देखो, ये कोई बंदा है, इसकी आरबीसी पर अगर ए अणु है, ए प्रतिजन है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर इसके किसी दूसरे बंदे की आरबीसी के ऊपर बी अणु है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर किसी बंदे की आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों ही प्रकार की अणु पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर किसी बंदे की आरबीसी के ऊपर, किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। तो 4 प्रकार के, देखिए आप, लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। और इस समूह के वर्गीकरण को ही अपन क्या बोलते हैं? एबीओ समूहीकरण कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि एबीओ समूहीकरण क्या है या एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी पर कुछ प्रतिजन पाए जाते हैं और ये प्रतिजन ए बी हो सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, और इसकी उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह हम मनुष्यों में पाए जाते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एबीओ समूहीकरण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया था एक्सप्लेन करके। ठीक है, एक चार्ट आ गया दोस्तों, जो भी इस चार्ट को अच्छे से समझ लेगा उसको ब्लड का टॉपिक, ब्लड ग्रुप का टॉपिक हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, हमारे शरीर के अंदर, हमारा जो शरीर होता है ना दोस्तों, हमारे शरीर में जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हमारे अंदर जीन पाए जाते हैं। और ये जीन क्या करते हैं? ये जीन कुछ ना कुछ बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं,
जैसे हमारे अंदर एक जीन होता है आई जीन, क्या नाम है, आई जीन, ठीक है। अब ये आई जो जीन है ना, आई जीन के कितने रूप पाए जाते हैं हमारे अंदर, इसके पाए जाते हैं 3 रूप। कितने पाए जाते हैं, 3 रूप पाए जाते हैं। कौन से भैया, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। और इस आई जीन के जो ये 3 रूप हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, हमारे रक्त समूहों का निर्धारण करते हैं। हमारे रक्त समूहों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ये वाली बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। अब आप सुनिए ध्यानपूर्वक, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। जिस बंदे की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए पाया जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं पर, एक सेकेंड इसको थोड़ा अपन पतला कर लेते हैं, हाँ, जिस बंदे की लाल रक्त कणिकाओं पर कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा, ए प्रतिजन। पहले तो देख लो इसको, टेबल को समझो आप, क्रम संख्या, रक्त समूह की क्रम संख्या में अपन 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। रक्त समूह ए बी और ओ हो गया, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, और सॉरी, और जो ये ब्लड ग्रुप है या जो रक्त समूह है, इसके लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, ये हो गया प्रतिजन का जीन प्रारूप। प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी हो गई, और यहां पर क्या हो गया, लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित RH प्रतिजन हो गया। सब बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखें और ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहली बात मैं यहां से समझाता हूं। देखो, लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन, जिस बंदे की RBC के ऊपर लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए पाया जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ए पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, या कहीं हुए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, सब बताएंगे अपन। पॉजिटिव नेगेटिव को भी हटाओ, पहले तो आप अभी बस ये ध्यान रखो कि जिस बंदे की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। जिस बंदे की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन बी होगा, उस बंदे का ब्लड ग्रुप भी बी होगा। और अगर किसी बंदे की RBC के ऊपर दोनों ही प्रतिजन पाए जा रहे हैं, मतलब प्रतिजन ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ गई बात समझ में। और अगर माना कि किसी बंदे की RBC पर प्रतिजन है ही नहीं, मतलब 0 प्रतिजन है, अनुपस्थित है, प्रतिजन है ही नहीं, 0 लिखा हुआ है ही नहीं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। देखिए, दरअसल क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए और बी के अलावा एक तीसरे टाइप का प्रतिजन और पाया जाता है, जिसे RH प्रतिजन कहते हैं। और जिस बंदे की RBC पर RH प्रतिजन होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस बंदे की RBC पर RH प्रतिजन नहीं होगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। और दोस्तों, हमारे देश के अंदर आधे से ज्यादा लोग RH पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप उनका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उनके RBC पर RH प्रतिजन पाया जाता है। अब इधर आप देखो, यहां पर देखो, लाल रक्त कणिकाओं पर प्रतिजन RH प्रतिजन। अब देखो ध्यानपूर्वक आप, जिसकी लाल रक्त कणिकाओं पर RH प्रतिजन पाया जा रहा है, उपस्थित है, उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर RH प्रतिजन नहीं पाया जा रहा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, A नेगेटिव हो गया। जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर उपस्थित, उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, और जिसमें अनुपस्थित, उसका क्या है, B नेगेटिव। अगर किसी बंदे की RBC पर A और B दोनों प्रतिजन तो मौजूद है, परंतु RH प्रतिजन भी उपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा। और अगर RH प्रतिजन अनुपस्थित है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों, AB नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से अगर किसी बंदे की RBC पर A और B कोई भी प्रतिजन नहीं है,
लेकिन केवल RH प्रतिजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी बंदे की RBC पर RH प्रतिजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? O नेगेटिव होगा। यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। और आपको पता है बेटा, जैसे मैं बोलूं जो हमारा रक्त होता है ना, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने वो टॉपिक आपको पहले पढ़ाया ताकि आपको पता लगे कि क्या होता है रक्त। रक्त के दो भाग होते हैं, तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, ठोस या जो ठोस भाग है ना वो रुधिर कणिकाएं कहलाता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या पाया जाता है? प्रतिजन पाए जाते हैं, A, B और RH नामक प्रतिजन पाए जाते हैं। जबकि प्लाज्मा में पाई जाती है प्रतिरक्षी। क्या पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर? प्रतिरक्षी पाई जाती है। अब हमेशा बात ध्यान रखना, जैसा आपने सुना होगा ना कि बेटा यहां पर हमेशा बात ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आपने सुना होगा, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में आपने सुना होगा। प्रतिजन को रोकने का काम करती है प्रतिरक्षी, प्रतिजन को मारने का काम करती है प्रतिरक्षी। ठीक है, और हमेशा सेम प्रतिरक्षी सेम प्रतिजन को ही रोक सकती है, मार सकती है। जैसे मैं बोलूं प्रतिजन A है तो उसको मार सकती है केवल प्रतिरक्षी A, और अगर किसी का मैं बोलूं कोई प्रतिजन B है तो उसको केवल प्रतिरक्षी B ही किल कर सकती है। तो जब प्रतिजन प्रतिरक्षी सेम हो जाते हैं तो वो आपस में लड़ मरते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो बेटा जिस भी बंदे का ब्लड ग्रुप A होगा उसमें प्रतिजन तो A होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी अपोजिट मिलेगी, B मिलेगी, कभी भी A नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रतिजन प्रतिरक्षी अगर सेम हो गया तो ब्लड में ऐसी रिएक्शन होगी कि ब्लड खराब हो जाएगा, उस ह्यूमन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी उस पर्सन की। आई बात आपको समझ में? अगर किसी बंदे की आरबीसी के ऊपर प्रतिजन B पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका B होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर प्रतिरक्षी क्या मिलेगी दोस्तों? A मिलेगी, अपोजिट मिलेगी। अगर किसी बंदे की आरबीसी के ऊपर दोनों ही प्रतिजन मौजूद है, A भी मौजूद है, B भी मौजूद है, तो दोस्तों A और B का अपोजिट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि A और B का अपोजिट, अरे भैया चलो A का अपोजिट B हो गया, B का अपोजिट A हो गया, लेकिन A B का अपोजिट कहां से लाऊं? अब आई बात आपको समझ में? तो A B अगर प्रतिजन मौजूद है आरबीसी पर तो प्लाज्मा में A और B कोई भी प्रतिरक्षी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और O ब्लड ग्रुप वालों का देखो, O ब्लड ग्रुप वालों के आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में A और B दोनों की दोनों ही प्रतिरक्षी उपस्थित रहती है। तो आई होप आपको ये चार्ट तो समझ में आ गया होगा। और सुनो ध्यानपूर्वक, तो जिसकी आरबीसी पर प्रतिजन है उसका ब्लड ग्रुप A, जिसके आरबीसी पर प्रतिजन B उसका ब्लड ग्रुप B, जिसके आरबीसी पर प्रतिजन AB दोनों मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप AB, जिसकी आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन नहीं है ब्लड ग्रुप O हो गया। और जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें प्रतिरक्षी अपोजिट होगी, B होगी। जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें प्रतिरक्षी A होगी। जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें अपोजिट तो कुछ होगा ही नहीं ना, कुछ होगी ही नहीं। और जिसका ब्लड ग्रुप O है दोस्तों उसमें दोनों की दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां पे रोकने वाला प्रतिजन है ही नहीं ना। आई बात आपको समझ में? ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी चक्कर आपको समझ में आ चुका है कि जिस बंदे की आरबीसी पर RH प्रतिजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें RH प्रतिजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब एक लाइन तो रह गई यहां पर, प्रतिजन का जीन प्रारूप। क्या बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि शरीर में जीन होते हैं, जीन कुछ ना कुछ बनाते हैं, और हमारे अंदर एक आई जीन होता है। इस आई जीन के 3 रूप होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। और ये तीनों के तीनों रूप हमारे रक्त समूह का निर्धारण करते हैं, और ये हमेशा दोस्तों जोड़े में रहेंगे। ये हमारे शरीर में कहां से रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। आप बोले कि जोड़े में क्यों रहते हैं? क्योंकि एक आता है हमेशा मम्मी से और एक आता है हमेशा पापा से। अब मम्मी से
आई ए भी आ सकता है, आई बी भी आ सकता है और स्मॉल आई भी आ सकता है, लेकिन आएगा एक। और पापा से भी कुछ भी आ सकता है, आई ए, आई बी, स्मॉल आई, कुछ भी आ सकता है। और मम्मी का ये जीन का एक रूप और पापा के जीन का वो दूसरा रूप, दोनों मिलकर एक जोड़ा बना देंगे। तो यहां पर देखो, ठीक है, अगर देखो इधर आप देखिए, यहां पर देखिए, जिस बंदे के अंदर आई ए जीन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। उसमें प्रतिजन ए अपने आप आ जाएगा आरबीसी। और अगर किसी बंदे का जीन स्ट्रक्चर ऐसी हो, आई ए स्मॉल आई, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों, तो भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। इसी प्रकार से अगर किसी बंदे का जीन की स्ट्रक्चर कैसी हो, इस आई बी हो या आई बी आई हो या फिर आई बी स्मॉल आई हो, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर किसी बंदे के अंदर स्मॉल आई वाला सिस्टम है ही नहीं, ओनली फॉर आई ए आई बी दोनों साथ में है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है बेटा। और अगर किसी बंदे के अंदर ये प्रभावी जीन है ही नहीं, ये स्मॉल वाला जीन है, प्रभावी होते हैं, ना तो आई है ना आई भी है, दो छोटे स्मॉल आई लिखे हुए हैं बस, तो क्या होगा, यहां पर कोई भी प्रतिजन नहीं बनेगा। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि आई ए बनाता है प्रतिजन ए, आई बी बनाता है प्रतिजन बी, और आई ए बी अगर दोनों एक साथ मौजूद है किसी बंदे में, तो उसमें दोनों के दोनों ही प्रतिजन बन जाएंगे और ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी बंदे में ना तो आई है जीन पाया जा रहा है, ना आई भी जीन पाया जा रहा है, बल्कि ढीले ढाले जीन पाए जा रहे हैं, ये रिसेसिव जीन, कमजोर जीन, दुर्बल जीन होते हैं स्मॉल आई, और ये बेचारे कुछ नहीं बना पाते हैं, कोई प्रतिजन बनता ही नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। और आप बोलेंगे सर ये जोड़ों में क्यों लिखे हुए हैं आई ए या आई ए स्मॉल आई, क्योंकि एक पापा से आता है और एक कहां से आता है, मम्मी से आता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपना महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, रुधिर वर्ग का अनुवांशिक महत्व। रुधिर वर्ग का अनुवांशिक महत्व बहुत है दोस्तों। रुधिर वर्ग के अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो मम्मी पापा से उनके बच्चों में जा सकते हैं, ऐसे लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, ये डिपेंड करेगा मम्मी और पापा के ब्लड ग्रुप के ऊपर। इस पर डिपेंड करेगा, मम्मी और पापा के ब्लड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों, मतलब आई जीन के तीन रूपों, ये विकल्पी क्या होते हैं, जीन के रूपों को ही विकल्पी कहते हैं। और आई के कितने रूप पाए जा रहे थे, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, तो तीन विकल्पी हो गए ना। तो रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों आई ए, आई बी और स्मॉल आई द्वारा किया जाता है। बेटा ये आई ए प्रभावी होता है, आई बी भी प्रभावी होता है, लेकिन स्मॉल आई बेचारा ढीला ढाला होता है, रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। ये अगर अकेला भी आ रहे हैं तो भी ब्लड ग्रुप, अगर किसी बंदे में अकेला एक आई ए भी मौजूद है ना, तो उसका ब्लड ग्रुप अपने आप ए हो जाएगा। अगर किसी बंदे में एक अकेला आई बी भी मौजूद है ना, तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अकेले भी काफी होते हैं, ये प्रभावी है। लेकिन अगर किसी बंदे में दो आई स्मॉल आ गए तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बेटा यहां पर देखो सामने, अभी समझाते हैं आपको। देखो अगर किसी बंदे का जीन प्रारूप ऐसा है, पापा से किसी बंदे में आई ए जीन आ गया और मम्मी से आ गया आई ए जीन, तो अपने आप उस बच्चे का बेचारे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब पता चला कि पापा से तो आ गया आई ए जीन, जबकि मम्मी से आ गया ये अप्रभावी स्मॉल आई जीन, तो भी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए ही रहेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, अगर अकेला भी होगा ना आई ए, तो भी ब्लड ग्रुप ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये आई ए और आई बी प्रभावी है, जबकि स्मॉल आई अप्रभावी है। ठीक है। अब यहां देखना, पापा से आया किसी बच्चे में आई बी, मम्मी से भी आया आई बी, ब्लड ग्रुप क्या हो गया बच्चे का, बी हो गया। अगर पापा से आई बी आ गया और मम्मी से स्मॉल आई आया, तो भी ब्लड ग्रुप बी रहेगा। सब समझ में आएगा, थोड़ा देखो आप। अगर पापा से
आई ए ब्लड ग्रुप, आई ए जीन आया बच्चे में, मम्मी से आई बी जीन आया, तो देखो दोनों का जोड़ा बन गया, तो ब्लड ग्रुप बच्चे का ए बी हो जाएगा। अब पता चला भैया कि पापा का भी ब्लड ग्रुप ओ था, मम्मी का भी ब्लड ग्रुप ओ था, मतलब पापा में भी सारे जीन आई आई वाले थे, मम्मी में भी सारे जीन आई आई वाले थे, तो बच्चे में भी पापा से एक आई जीन आएगा, मम्मी से भी आई जीन आएगा, और ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या होगा, ओ होगा। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में बर्नस्टीन ने 1924 से 25 में बताया। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में किसने बताया दोस्तों, तो सबसे पहले बताया बर्नस्टीन ने 1924 से 25 के अंदर, और इन्होंने ही बताया कि ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का अनुवांशिक लक्षण है। ऐसे लक्षण जो मम्मी पापा से बच्चों में जा सकते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, इसी पर बच्चे का ब्लड ग्रुप डिपेंड करेगा, क्योंकि मम्मी पापा के जीन ही बच्चों में जा रहे हैं। आई बात आपको समझ में, ठीक है बेटा। अब मैं यहां पर देखो एक चार्ट बनाकर लाया हूं, बहुत अच्छा चार्ट है ये। देखो क्रम संख्या, ठीक है, माता पिता में रक्त का प्रकार, माना कि पिताजी का ब्लड ग्रुप है ये सब, ठीक है, और मम्मी का ब्लड ग्रुप है ये, तो पैदा होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, बिल्कुल इजी है भैया। अगर पापा का ब्लड ग्रुप भी ओ है, मम्मी का ब्लड ग्रुप भी ओ है, तो बेटा ओ ब्लड ग्रुप किसका होता है, जिनमें ऐसे जीन मिलते हैं ना उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है। तो बेटा देखो ना, इधर देखो, मैं अभी मिटा दूंगा लेकिन लिख दो माता, ठीक है, माता, और ये क्या हो गए, पिता हो गए। या फिर एक सेकेंड यहां पर भी लिख देता हूं, यहां पर आप देखिए बेटा, ये पिता है, ये माता है, ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप किसका होता है, जिसका जीन ऐसा हो, ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, तभी तो ब्लड ग्रुप ओ हुआ। दोनों में भैया, तो मम्मी पापा में दोनों में रिप्रोडक्शन हुआ, इनमें स्पर्म बने, कैसे, आई वाले बनेगा। मम्मी में ओवा, अंडे कैसे बनेंगे, आई वाले, और जब दोनों मिलेंगे तो एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक मुन्ना पैदा होगा, और इसमें एक आई आ गया पापा के स्पर्म से, एक आई आ गया मम्मी के ओवा से, ठीक है। तो अपने आप बच्चे का आई आई हो गया ना, स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया इसका, ओ हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, मम्मी का भी ओ है, तो अपने आप बच्चे का, सारे के सारे बच्चे चाहे एक हो चाहे 10 हो, सबका सब ब्लड ग्रुप ओ रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का भी ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ऐसा नहीं है कि पापा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है पापा ओ ब्लड ग्रुप के, मम्मी ए ब्लड ग्रुप के, अगर मैं उल्टा भी कर देता कि पापा ए है और मम्मी ओ है, तो भी पैदा होने वाले बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे भी हो सकते हैं और ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे भी हो सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहां है, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, या पलट दूं कि पापा का बी कर दूं, मम्मी का ओ कर दूं, तो भी क्या होगा, कुछ बच्चों का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है पैदा होने वाले का, और कुछ बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ओ और बी वाले बच्चे पैदा होंगे यहां पर, ठीक है बेटा। लेकिन अब आप सुने, यहां पर देखो, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ओ है और मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो फिर क्या होगा, तो फिर बेटा कुछ बच्चे ए ब्लड ग्रुप वाले पैदा होंगे वहां पर, और कुछ बच्चे कैसे हो सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले। कैसे, तो ये भी मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूं, इजी है बिल्कुल। क्या है, बिल्कुल इजी है। देखो इधर आप, ये है पापा और ये है माता, ठीक है। पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है बेटा। जीन स्ट्रक्चर कैसी है पापा की, स्मॉल आई स्मॉल आई, मम्मी की कैसी है, ऐसी होगी, ठीक है। यहां पर भैया स्पर्म बने, सारे के सारे स्पर्म कैसे बनेंगे, स्मॉल आई वाले बनेंगे, ठीक है। जबकि मम्मी के अंदर 2 टाइप के ओवा बनेंगे, आई ए वाले अंडे बनेंगे, ठीक है, और आई बी वाले अंडाणु बनेंगे। आई बात आपको समझ में बेटा, ठीक है। अब देखो, इस शुक्राणु को मैं इससे निषेचन करवाता हूं, तो बच्चा जो पैदा होगा, ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना जो पैदा हुआ ना,
इसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA। तो बताओ ब्लड ग्रुप ए हुआ या नहीं हुआ, हुआ ए। अगर मैं इस शुक्राणु को इस अंडाणु से मैं निषेचित कर दूं तो यहां पर जो बच्चा हुआ उसमें एक तो आ गया स्मॉल आई और एक आ गया कैपिटल IB। तो बेटा आप खुद बताओ, कुछ बच्चे तो ब्लड ग्रुप ए वाले हो गए, कुछ बच्चे ब्लड ग्रुप बी वाले हो गए, कोई भी ओ ब्लड ग्रुप वाला यहां पर नहीं है। ठीक है, अगर बेटा पापा का ब्लड ग्रुप ए हो और मम्मी का ब्लड ग्रुप ए हो तो कुछ बच्चे ए वाले पैदा हो सकते हैं और कुछ बच्चे ओ ब्लड ग्रुप वाले पैदा हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो कुछ बच्चे ओ वाले हो सकते हैं, कुछ ए वाले हो सकते हैं, कुछ बी वाले हो सकते हैं और कुछ बच्चे ए बी वाले हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप देखिए, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कुछ बच्चे ए वाले, कुछ बी वाले, कुछ ए बी वाले हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां ओ वाले क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे इसलिए ओ वाले नहीं हो रहे, यहां पर देखो मम्मी को देखो आप, ए बी है, दो तरह के अंडाणु बनेंगे, IA वाला और IB वाला। अब भैया चाहे शुक्राणु कैसा ही हो, स्मॉल आई वाला ही हो, लेकिन उसको निषेचित करने के लिए जो अंडा मिल रहा है उसमें तो या तो IA रहेगा मौजूद पहले से या IB मौजूद रहेगा, तो O हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, इसी तरह से अगर पापा का ब्लड ग्रुप बी है, मम्मी का ब्लड ग्रुप भी बी है, तो बच्चे किस तरह के हो सकते हैं, बी और O ब्लड ग्रुप वाले पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल कंडीशन ऐसी यहां पर है बेटा, अगर पापा का ब्लड ग्रुप बी है, मम्मी का AB है, तो कुछ बच्चे ए वाले होंगे, कुछ बी वाले होंगे, कुछ AB वाले होंगे, लेकिन O वाला क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, देखो मैं यहां बता रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा बच्चों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो बात समझ में आनी चाहिए। देखो जिसने ये समझ लिया उसने सब समझ लिया। यहां देखो पापा का ब्लड ग्रुप माना कि बी है, यह है पापा, यह है माता। पापा का ब्लड ग्रुप माना कि क्या है, बी है। मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, माना कि AB है। और भैया बी ब्लड ग्रुप किसका होता है, जिसकी जीन स्ट्रक्चर कैसी हो, ऐसी हो, IB। ठीक है, या फिर जीन स्ट्रक्चर हो IB स्मॉल आई। ये है भैया जिसका ये स्ट्रक्चर होगी ना, या तो ऊपर वाले नीचे वाले इसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और भैया ये वाला ब्लड ग्रुप तो कब होगा, जब स्ट्रक्चर ये होगी जीन। ठीक है, अब यहां पर बेटा कितने तरह के यहां पर शुक्राणु बन सकते हैं, यहां पर आप खुद देखो, यहां पर पापा में दो तरह के शुक्राणु, सारे बीबी है ना, तो देखो दो तरह के शुक्राणु बन सकते हैं। यहां पर एक शुक्राणु बन सकता है IB वाला और एक शुक्राणु बनता है स्मॉल आई वाला। ठीक है, यहां पर दो तरह के अंडाणु बन सकते हैं। ठीक है, IA वाला अंडाणु और IB वाला अंडाणु। अब बेटा शुक्राणु और अंडाणु के बीच में अपन रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब यहां पर देखो IB शुक्राणु ने इस अंडाणु को निषेचित किया, तो यहां पे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, IA IB हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, अगर ये शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित कर दे तो भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है बेटा, अगर ये शुक्राणु अगर इसको निषेचित करे तो भी जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, ये होगा, तो भी ब्लड ग्रुप तो बच्चे का A ही बन रहा है। और अगर ये उसको जाके कर दे बेटा, अगर ऐसे कर दे तो यहां पर भी क्या बनेगा, ये बनेगा। तो O वाला तो पैदा हो ही नहीं सकता है। अगर पापा का ब्लड ग्रुप AB है और मम्मी का भी ब्लड ग्रुप AB है तो भी तीन तरह के बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे जिनका ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है, लेकिन O वाला नहीं होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज अपन ने रुधिर के बारे में पढ़ा, रुधिर समूह के बारे में पढ़ा, वो आपको समझ में आया होगा। जाते जाते मैं आपको 2 मिनट का रिवीजन जरूर करवाना चाहूंगा, क्योंकि रिवीजन ही मेन है दोस्तों। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रुधिर को समूहों में वर्गीकृत किया। किस आधार पर किया, RBC पर जो अणु पाए जा रहे हैं, प्रतिजन A और B पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर पाए जा रहे हैं। बाद में क्या बताया गया कि A और प्रतिजन के अलावा RH प्रतिजन भी RBC पर पाया जा सकता है, ये अपन ने पढ़ा। ठीक है, फिर चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जीन होते हैं हमारे अंदर, जीन I जीन होता है, इसके 3 रूप होते हैं, IA, IB, स्मॉल आई, यही हमारे रक्त समूह का निर्धारण करते हैं।
जिस बंदे के अंदर IA जीन मौजूद होंगे उसके अंदर प्रतिजन ए पाया जाएगा, आरबीसी पर ब्लड ग्रुप ए होगा। जिसके अंदर बी जीन मौजूद होंगे उसके अंदर प्रतिजन बी बन जाएगी, आरबीसी पर ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिस बंदे के अंदर IA और IB दोनों जीन मौजूद है, दोनों ही जीन के रूप पाए जा रहे हैं, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और एक बेटा बात ध्यान रखना आप, AB जो ब्लड ग्रुप है, जो AB है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, ये सर्वग्राही होता है। अब आप बोलेंगे क्यों ले सकता है, इसलिए ले सकता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। जिस बंदे के अंदर किसी प्रकार की कोई AB प्रतिरक्षी नहीं होती है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, जैसे कि A पॉजिटिव, ठीक है, A पॉजिटिव याद कर लेना, ठीक है। अब जिस बंदे के अंदर देखो कोई प्रभावी जीन है ही नहीं, रिसेसिव जीन है सारे, स्मॉल आई, तो यहां पर कोई एंटीजन बनेगा ही नहीं, ना A बनेगा ना B बनेगा, ब्लड ग्रुप अपने आप O हो जाएगा बेटा इसका। ठीक आ रही है बात आपको समझ में। और बेटा लेकिन प्रतिरक्षी दोनों के दोनों पाए जाएंगे, इसलिए ये केवल O के अलावा किसी से रक्त नहीं ले सकता, ये दे सकता है सबको। ठीक है, आपसे कोई बोले कि भैया A पॉजिटिव सर्वग्राही है और O नेगेटिव सर्वदाता है। अब आपसे कोई बोले O नेगेटिव सर्वदाता क्यों है, सबको क्यों दान दे सकता है, ये वाला बंदा सबको खून क्यों दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जा रही है, किसी प्रकार की कोई इसमें प्रतिजन नहीं पाई जा रही है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान, जिस बंदे में RH प्रतिजन उपस्थित होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसमें नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। फिर अपन ने रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में पढ़ा। ये जीन के 3 रूप होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई, ये ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करते हैं। बर्नस्टीन ने बताया था 1924 से 25 के अंदर रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में। मम्मी पापा के बीच में अपन ने देखा कि मम्मी का ब्लड ग्रुप अगर ये है, पापा का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का क्या हो सकता है। चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसको आप 1-2 बार अच्छे से देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। आप सभी अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।